मित्रों नमस्कार। 3 कोशिकांग जो अभी तक रह गए थे उसके बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले लास्ट वीडियो में हमने जब राइबोसोम का वर्णन किया तो 1 मिनट की थोड़ी आवाज में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। मैंने उस समय 2 बातें बताई थी जो मैं अभी आपको बता देता हूँ। पहला यह बताया था कि राइबोसोम की जो दो उप इकाइयां होती हैं, वो दोनों उप इकाइयां कब जुड़ती है और कब अलग होती है। तो दोनों उप इकाइयां कोशिका द्रव्य में सामान्य रूप से बिखरी हुई रहती है, जुड़ी हुई नहीं रहती। लेकिन मैग्नीशियम की सांद्रता जब अधिक होती है तो राइबोसोम की दोनों उप इकाइयां जुड़ जाती है, और मैग्नीशियम की सांद्रता जब कम होती है, मैग्नीशियम आयन की सांद्रता जब कम हो जाती है तो दोनों उप इकाइयां राइबोसोम की अलग अलग हो जाती है। पहला तो ये बताया था, मतलब मैग्नीशियम आयन की सांद्रता पर निर्भर करता है कि राइबोसोम की दोनों उप इकाइयां जुड़ी हुई रहेगी या अलग अलग रहेगी। पहला तो ये। दूसरा बताया था कि प्रोटीन संश्लेषण के समय क्या होता है कि जो एमआरएनए होता है, एमआरएनए के ऊपर राइबोसोम की श्रृंखला पूरी जम जाती है, तो बहुत सारे राइबोसोम एमआरएनए से जुड़ जाते हैं। इस प्रकार बहुत सारे राइबोसोम का ऐसा जमा हुआ होना पॉलीराइबोसोम, बहुराइबोसोम या पॉलीसोम कहलाता है। ये मैंने लास्ट वीडियो में वो इस लास्ट 1 मिनट में बताया था, जो थोड़ी आवाज में प्रॉब्लम होने के कारण रह गया था। आज अपन बात करते हैं लाइसोसोम, तारककाय और रिक्तिका, इन तीनों कोशिकांगों के बारे में। प्रश्न कैसे बनता है समझें। लाइसोसोम, हिंदी में उसको लयन काय कहते हैं, और दूसरा नाम इसका आत्मघाती थैलिया है। क्यों इसको आत्मघाती थैलिया कहते हैं वो भी समझते हैं। सबसे पहले लाइसोसोम की खोज की थी डी डुबे ने। अब लाइसोसोम में जल अपघटनी पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। लाइसोसोम में जल अपघटनी पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, इंग्लिश में इसको हाइड्रोलेजेज एंजाइम कहते हैं। यह हाइड्रोलेजेज जो एंजाइम है, यह इनका मुख्य काम खाद्य पदार्थों का पाचन करना है। अब लाइसोसोम में उपस्थित हाइड्रोलेजेज एंजाइम खाद्य पदार्थों का पाचन करते हैं, लेकिन जब किसी कारणवश अगर लाइसोसोम की झिल्ली फट जाती है तो ऐसी स्थिति में यह हाइड्रोलेजेज एंजाइम पूरी कोशिका में फैल जाते हैं और संपूर्ण कोशिका को ही पचा देते हैं। इसीलिए उसको लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैलिया या सुसाइडल बैग भी कहते हैं। चीज समझ में आ गई। चलो दूसरी दूसरी बात करते हैं अपन, तारककाय या सेंट्रोसोम। सबसे पहली चीज इंपॉर्टेंट, तारककाय केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका में यह पाया नहीं जाता। केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता। कार्य समझे। इसके 3 मुख्य काम हैं। कोशिका विभाजन के समय तर्कु तंतुओं का निर्माण करना, जो एस्ट्रल रेस बनती है इस प्रकार। ये कोशिका है, विभाजन के समय तर्कु तंतु तारक का विभाजित होकर दोनों ध्रुवों पर चले जाते हैं और यहाँ से इस प्रकार तर्कु तंतुओं का निर्माण होता है। ये तर्कु तंतु जो होते हैं वो गुणसूत्रों को जोड़े रखते हैं। कोशिका विभाजन में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो तर्कु तंतुओं का निर्माण करने का काम किसका है, तारककाय का, ये पहला काम। दूसरा, पक्षमाप और कशाभिकाओं में आधार कणिका का निर्माण करना। पक्षमाप और कशाभिका मतलब सिलिया और फ्लैजेला, जिन कोशिकाओं में सिलिया और फ्लैजेला पाई जाती है कुछ सूक्ष्म जीवों वगैरह में, तो उनकी यह सिलिया और फ्लैजेला जहां से निकलते हैं उसका जो बेस होता है वो आधार कणिका कहलाता है। तो आधार कणिका का निर्माण भी तारककाय द्वारा ही होता है, ये दूसरा काम। तीसरा काम, शुक्राणु की पूंछ का निर्माण करना। शुक्राणु की पूंछ का निर्माण ये दूरस्थ तारककाय द्वारा ही होता है। ये 3 काम है। लेकिन यहाँ एक छोटा सा प्रश्न आपके दिमाग में उठना चाहिए। वो क्या उठना चाहिए, देखो। पहला तो तारककाय केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, और दूसरा मैंने कार्य लिखा है कि कोशिका विभाजन के समय तर्कु तंतुओं का निर्माण करना। अब पादप कोशिका में तो तारककाय पाया नहीं जाता, तो पादप कोशिका में जब कोशिका विभाजन होता है तो तर्कु तंतुओं का निर्माण कौन करता होगा, ये एक प्रश्न है। तो समझे ध्यान से। जंतु कोशिकाओं में तो तर्कु तंतुओं का निर्माण तारककाय करता है, लेकिन पादप कोशिकाओं में कोशिका के अंदर जो निर्जीव पदार्थ रह जाते हैं, जैसे गोल्जिकाय की जो छोटी छोटी नलिकाएं रह जाती हैं जिसको फ्रेगमोप्लास्ट कहते हैं। इसी प्रकार जो अन्य कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली के कुछ अपशिष्ट पदार्थ रह जाते हैं। कोशिका में कुछ अपशिष्ट, कोशिका द्रव्य में जो अपशिष्ट या निर्जीव पदार्थ होते हैं, ये निर्जीव पदार्थ मिलकर और तर्कु तंतुओं का निर्माण करते हैं। जबकि जंतु कोशिका में तर्कु तंतुओं का निर्माण कौन करता है, तारककाय। क्लियर हो गया कंसेप्ट। चलो ठीक। तीसरी बात करते हैं रिक्तिका की। रिक्तिका या वैक्यूल, यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। रिक्तिकाएं केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है।
जंतु कोशिका में रिक्तिका या तो पाई ही नहीं जाती और पाई भी जाती है तो केवल बिल्कुल छोटी छोटी पाई जाती है, जबकि पादप कोशिका में रिक्तिका बहुत बड़ी होती है। जैसे ये पादप कोशिका है तो पादप कोशिका में रिक्तिका इतनी बड़ी मतलब बहुत बड़ी होती है जिसके कारण केंद्रक साइड में आ जाता है। ठीक, ये केंद्रक है, ये वैक्यूल है। ठीक, तो इतनी बड़ी रिक्तिका पाई जाती है जिससे कोशिका द्रव्य और केंद्रक जो होता है वो परिधि की ओर आ जाते हैं। पहली चीज तो ये। अब इतनी बड़ी रिक्तिका का पादप कोशिका में क्या काम है तो समझे। पादप कोशिका में कोई उत्सर्जन तंत्र तो पाया नहीं जाता। जब उत्सर्जन तंत्र नहीं पाया जाता तो ऐसी स्थिति में यह रिक्तिका क्या करती है, कोशिका के अंदर जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं उन अपशिष्ट पदार्थों को अपने अंदर भर लेती है, जिससे क्या होगा कि कोशिका द्रव्य में अपशिष्ट पदार्थ फैले हुए नहीं रहेंगे, ताकि कोशिका के अंदर काम करने में कोई सुविधा कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी। मतलब उपापचय करने में, उपापचय क्रियाओं में कोई परेशानी उत्पन्न नहीं हो, उसके लिए अपशिष्ट पदार्थों को अपने अंदर भर लेती है। काम की चीज क्या है देखना। सबसे पहले तो यह केवल पादप कोशिका में पाई जाती है और इतनी बड़ी होती है कि कोशिका द्रव्य साइड में आ जाता है। दूसरा, रिक्तिका की जो झिल्ली होती है, रिक्तिका की ये जो मेम्ब्रेन होती है उस मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न। दूसरा, इसके अंदर क्या भरा रहता है तो इसके अंदर भरे हुए द्रव को, इसके अंदर भरा हुआ जो द्रव है उसको कोशिका रस या सेल सैप कहते हैं। दूसरा प्रश्न। तीसरा, इस कोशिका रस में क्या होता है। इस कोशिका रस में अजैविक अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, मतलब निर्जीव और अपशिष्ट पदार्थ भरे रहते हैं। क्लियर। क्या काम है तो सबसे पहला, कोशिका की स्थिति और दाब को बनाए रखना। कोशिका स्थिति का मतलब उसको फैलाए रखना, उसके दाब, परासरण दाब को बनाए रखना, ये पहला काम। दूसरा, अपशिष्ट पदार्थों का संग्रहण करना, जितने भी अपशिष्ट पदार्थ है उसको अपने अंदर भर लेती है, ये दूसरा काम। तीसरा, उपापचय क्रियाओं को बाधित होने से रोकना। जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं वो कोशिका के बाहर फैले रहेंगे, कोशिका के चारों ओर अंदर फैले रहेंगे, तो ऐसी स्थिति में कोशिका के अंगों को कार्य करने में असुविधा होगी, तो वो अपशिष्ट पदार्थों को अपने अंदर भर लेती है ताकि कोशिका के सभी अंग व्यवस्थित रूप से काम कर सके, ये तीसरा काम। और चौथा, एंथोसाइनिन के कारण फूलों एवं फलों के प्रकीर्णन में सहायक। ये क्या है देखना। एंथोसाइनिन एक वर्णक है। यह वर्णक नारंगी और पीला कलर प्रदान करता है फूलों को, फलों को, जिसके कारण भंवरे, कीट वगैरह आकर्षित होते हैं और जिसके कारण फलों और फूलों के प्रकीर्णन में, परागण में यह फायदा भी करता है। तो इस प्रकार रिक्तिका के ये महत्वपूर्ण काम हैं। तो इस प्रकार इस वीडियो द्वारा हमें सभी प्रकार के कोशिकांग अभी यहाँ पूरे हो चुके हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कोशिका विभाजन से संबंधित कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न है जो सीधे सीधे एग्जाम में आ सकते हैं। धन्यवाद।